तो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिठुन स्टडी सेंटर में। तो आज हम लोग इस वीडियो में नए टॉपिक को शुरू किए हैं, यानी कि आपका जो है ना केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री में हम लोग पहला यूनिट आप लोगों का है रासायनिक समीकरण। इसमें हम लोग जितना भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट में क्वेश्चन बनेगा उसी को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आपको एक बात और बता दूं, इस वीडियो से आपको करीब 10 नंबर तक मिल सकता है यदि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते हो तब। तो आप लोगों को 10 नंबर लेना है तो अभी से वीडियो में बने रहें। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को शुरू करेंगे। तो देखिए हमारा पहला सवाल, फर्स्ट सवाल क्या है उसे ध्यान से देखिएगा। सवाल है लोहे, ठीक है ना। सवाल को ध्यान से देखिए। लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन मार्क है। आप लोग गेट देखे होंगे, गेट होता है इस प्रकार से, ठीक है। उसमें पेंट क्यों किया जाता है वही हमको बताना है। तो चलिए हम लोग देखेंगे किस प्रकार से क्या हो जाता है। तो देखिए उत्तर है, पेंट करने से लोहे पदार्थ की ऊपरी भाग क्या होता है, छुप जाता है, ठीक है। हम लोग जब लोहे पे पेंट करते हैं तो ऊपरी भाग पर जो जंग लग जाता है वह छुप जाता है। वायु, ठीक है, वह वायु के साथ संपर्क में नहीं आता है, वायु के साथ या पानी के साथ संपर्क में नहीं आता है, जिसके कारण उसमें जंग नहीं लगता है। इसीलिए पेंट करने से हम लोहे को उस पदार्थ को जंग लगने से बचा सकते हैं। क्वेश्चन सिंपल से लिख सकते हो आप लोग। हम लोग इसलिए पेंट करते हैं लोहे के वस्तुओं को क्योंकि पेंट करने से उस पर किसी भी प्रकार का जंग नहीं लगता है और वायु और पानी की संपर्क में आने से बच जाता है। तो ये आपका आंसर होगा। ये 2 नंबर का सवाल है और पिछले साल आपका 2020, ठीक है ना, 22 में पूछा गया है। तो आपको याद रखना है, ये सवाल आपको पूछा जा सकता है इस बार भी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। आप लोग एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखते चलिएगा, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। आप लोगों के कहने पर ही हम लोग वीडियो बना रहे हैं, लेकिन हम तो सोचे थे बंद कर देंगे, लेकिन आप लोग कहे इसलिए बना लिए, ठीक है। तो चलिए 2 नंबर सवाल है, लोहे एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों नहीं किया जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन समझिएगा। तेल होता है, आप लोग खाए होंगे, सोयाबीन तेल होता है, किसी भी प्रकार का वसायुक्त पदार्थ जिसमें वसा होता है, ठीक है। खाद्य पदार्थों में नाइट्रोजन से प्रवाहित क्यों किया जाता है, ठीक है। तो हमको ये बताना है तेल में नाइट्रोजन प्रवाहित क्यों किया जाता है या खाद्य पदार्थों में। तो देखिए आंसर क्या होगा। आंसर होगा, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को वायुरोधी बर्तनों में रखने से उपचयन की गति जो है वह धीमी हो जाती है। तेल एवं वसायुक्त पदार्थ को नाइट्रोजन से भी इसलिए युक्त किया जाता है ताकि उसमें उपचयन ना हो सके, ठीक है। सिंपल सी बात है। यदि हम लोगों को बचाना है, जैसे मान लीजिए आप लोग दही रखते हो, दूध रखते हो, ठीक है, किसी बर्तन में, तो उसमें जंग लग जाता है। लेकिन आप लोग पीतल का बर्तन में जब दही या किसी भी वस्तु को रखोगे तो वह उसमें जंग नहीं लगेगा, वह एकदम सिंपल सी जैसे है वैसे रहेगा। तो यही कहने का अर्थ है। तो आप लोगों को ये याद रखना है, ठीक है। 2 नंबर सवाल। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा है 3 नंबर सवाल है, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। आप लोग एक एक सवाल को ध्यान से देखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। सवाल है हमारा, देखिए, कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे का एक टुकड़ा डाल देने पर विलयन का रंग क्यों बदल जाता है, ठीक है। कॉपर सल्फेट आप लोग नाम सुने होंगे, उसमें यदि हम लोग एक लोहे का टुकड़ा जब डाल देते हैं तो वह विलयन का रंग जो है वह बदल क्यों जाता है। तो चलिए आंसर देखते हैं। आंसर है हमारा, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है। कील आप लोग देखे होंगे इस प्रकार से बना हुआ रहता है, एक लोहे का कील, कांटी जिसको आप लोग कहते हो, ठीक है, इस प्रकार से बना हुआ रहता है कील। आप लोग क्या करोगे, इस लोहे के कील को यदि कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबो दोगे तो वह भूरे रंग का हो जाता है, ठीक है। कॉपर सल्फेट में डुबाने पर भूरे रंग का हो जाता है। लोहा कॉपर सल्फेट के घोल में से कॉपर को विस्थापित कर देता है। जैसे कि देखिए रिएक्शन देखते हैं। रिएक्शन आप लोगों का देखिए दिया गया है यहाँ पे, देखिए क्या है, Fe मतलब लोहा होता है प्लस CuSO4, ये हमारा एक रिएक्शन है। तो इसमें देखिए हम लोग क्या किए हैं, देखिए यहाँ पे Fe एक है, यहाँ पर भी Fe एक है, ठीक है, दोनों तरफ, ठीक है, ये संतुलित किया जा रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पे SO जो है ना, यहाँ पे S एक है, ठीक है, लेकिन S एक है तो चलिए S हमने एक ले लिया, यहाँ भी S एक ले लिया, ठीक है। यहाँ पे देखिए O कितना है, तो O में देखिए 4 लगा है, तो यहाँ पर O 4 लग गया, संतुलित हम लोग कर रहे हैं। प्लस उसके बाद देखिए Cu है, क्या है, Cu, तो प्लस में हम लोग Cu कर देंगे। तो इस प्रकार से हम लोग कहेगा, यदि आप लोगों को कह सकते हैं कॉपर सल्फेट के विलयन को एक टुकड़े में डुबाया जाता है तो इस रिएक्शन को आप लोग सिद्ध करें, तो ये रिएक्शन आपको दे सकता है और आपको सिद्ध करना पड़ सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में। तो आप लोग इस प्रकार से कर लोगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए हम लोग जितना भी होगा इस रिएक्शन वाला सवाल उसको भी हम लोग इसी वीडियो में कंप्लीट कोशिश करने का करेंगे, ठीक है। तो देखिए सवाल है, उत्प्रेरक से आप क्या समझते हैं, उत्प्रेरक से आप लोग क्या समझते हैं, तो चलिए उत्तर देखते हैं। वैसे पदार्थ जो स्वयं रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। वैसे पदार्थ है जो रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं लेकिन प्रतिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं। देखिए आप लोग जैसे मान लो किसी शादी में नहीं गए लेकिन वहाँ पर आप लोगों ने किसी भी प्रकार से बहुत ज़्यादा मेहनत किया, काम किया, तो यही कहने का अर्थ है कि यहाँ वैसे पदार्थ जो स्वयं रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं बट प्रतिक्रिया के वेग को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं या घटाते हैं, उसे उत्प्रेरक कहते हैं। तो ये आप लोगों को याद रखना है। जैसे देखिए Fe मतलब लोहा, उत्प्रेरक की उपस्थिति में बेंजीन के नाइट्रोजन परमाणु का क्लोरीन परमाणु द्वारा विस्थापन। तो चलिए इसको समझते हैं, कैसे समझेंगे, आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा। तो देखिए कैसे हम लोग समझेंगे, देखिए ये रिएक्शन आपको दिया गया है। देखिए यहाँ पे C जो है ना 6 है, H भी 6 है और H प्लस में दिया है HCl2, ठीक है। तो इसका हम लोग जब रिएक्शन करेंगे, बनाएंगे, तो देखिए किस प्रकार से बन के निकलेगा। देखिए C6, ठीक है, C6 यहाँ पर भी है, C5 यहाँ C5 है, लेकिन देखिए यहाँ C5 है, यहाँ C6 है, यहाँ C5 है, तो एक हमारा H जो है ना बच गया, ठीक है, एक बच गया। अब देखिए Cl यहाँ पे कितना है, तो यहाँ 2 है, लेकिन यहाँ Cl कितना है, 1 दिया है, तो Cl हमारा एक और बच गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इतना लिखने के बाद मतलब जो दिया ना, हम जो शुरू में है C6 इसको सेम लिखेंगे, H जो है ना H को हम एक घटा के लिखेंगे, यहाँ घटा के लिखे H5 प्लस, हम लोग प्लस नहीं, ये जो Cl है ना इसके इंटू में दे देंगे, गुना में, इस 2 है Cl तो हम लोग एक ही Cl यहाँ पे दे दिए, ठीक है। जो बचा इधर हम लोग लिख लिए हैं इसको, ठीक है। आप क्या करेंगे, आप सिंपल सी कुछ नहीं करना है, इसी रिएक्शन के बाद यहाँ के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ प्लस देंगे, ठीक है, यहाँ प्लस दे देंगे और जो बचा है हमारा HCl, इस प्रकार से रिएक्शन हमारा बन जाएगा। इस प्रकार का उत्प्रेरक में आप लोगों को दे सकता है, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। डाउट क्लियर आप लोगों का, आप लोग डाउट क्लियर करते चलिए, ठीक है। अभी तक आप लोग हमारे व्हाट्सएप, एक और बात करना था, अभी आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं होते, ये हमारा नंबर आप लोगों को दिख रहा होगा, ध्यान से आप लोग देख ले, देखिए ध्यान से, थोड़ा अच्छा से लिख दे रहे हैं, ठीक है। रुक जाइए, चलिए देखिए हम लिख दे रहे हैं, एकदम ध्यान से आप लोग देख लीजिए, ठीक है। 960096, ठीक है, 98095 नंबर आप लोग देख ले। आपको यदि ग्रुप में ज्वाइन होना है तो ज्वाइन हो जाइए, उसमें आप लोगों का ये जो हमारा अभी क्लास हो रहा है इसका आप लोगों का नोट्स फ्री में दे दिया जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर भी देख लीजिए, बेंजीन हमारा जो है ना C6 है प्लस क्लोरीन जो है Cl2 है, ये हमारा क्या बन गया, तो क्लोरोबेंजीन प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड बन गया, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर सवाल है, वायु में जलाने से पहले, ठीक है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को, ठीक है, साफ क्यों किया जाता है। देखिए वायु में जब हम लोग क्या करते हैं, मैग्नीशियम को जब जलाते हैं, उसका रबर जो होता है, रबर को हम जब जलाते हैं तो उसका रबर जो है उसको हम साफ क्यों करते हैं। तो चलिए आंसर हम लोग देखेंगे क्यों करते हैं। तो देखिए आंसर होगा, यदि मैग्नीशियम रिबन नम या वायु, ठीक है, नम वायु यानी बहुत कम वायु के संपर्क में रहता है तो उस पर सफ़ेद रंग की मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है उसकी परत चढ़ जाती है, ठीक है, परत जम जाती है। यह परत जो है मैग्नीशियम के जलने में अवरोध पैदा करती है, इसलिए मैग्नीशियम के रिबन को पहले क्या करते हैं, रेगमार से साफ कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा इस प्रकार से आप लोगों का हो सकता है 2 नंबर का सवाल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से देखते चलिए, ज़्यादा हो सके तो याद कीजिए, ठीक है। 2 नंबर का सवाल है, आपको 2 नंबर दे सकता है आपके कब एग्जाम में, तो 2023 के एग्जाम में, ठीक है। तो आप लोग एकदम ध्यान से देखते चलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं, हम करीब इस वीडियो में 17 से 18 सवाल करेंगे, तो आप लोग बने रहिए वीडियो में। देखिए सवाल है हमारा, प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण दे। प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं क्या हैं और इसका एक उदाहरण आपको देना है। तो देखिए देखते हैं उत्तर, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को क्या कहते हैं, यौगिक के विलयन या गलित अवस्था से विस्थापित कर देती है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो उसे हम लोग प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। एक बार और सुन लीजिए, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को यौगिक के विलयन या क्या है, गलित, ठीक है, गलित अवस्था से विस्थापित कर देती है, उसे हम लोग प्रतिस्थापन प्रतिक्रिया कहते हैं। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, हमारा उदाहरण। तो उदाहरण देखिए यहाँ पर दिया गया है Fe, ठीक है, Fe
प्लस CuSO4, इसका हम लोग जब रिएक्शन बनाएंगे तो F यहीं रहेगा, CuSO4 जो है ना इसको हम लोग लिख देंगे यहाँ पे इंटू में, इसके यहाँ कर देंगे। अब प्लस में हम लोग Cu जो है ना इसको हम लोग यहाँ कर देंगे। तो इस प्रकार से रिएक्शन आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। इस प्रकार से हमारा रिएक्शन बन जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमारा, इससे हम लोगों को 2 नंबर आ सकता है आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए और इसी में हम लोग देख लेते हैं, इसी में थोड़ा सा और हो जाता है। देखिए क्या हो गया, इस रासायनिक अभिक्रिया में लोहा जो है वह अधिक अभिक्रियाशील है, लेकिन कॉपर जो है कॉपर की अपेक्षा उसे विस्थापित कर उसके स्थान स्वयं प्रतिस्थापन कर रहा है, ठीक है ना। सिंपल सी बात है। देखिए लोहा जो है, लोहा क्या किया इसने, कॉपर के स्थान पे, कॉपर यहाँ पे जो था यहाँ कॉपर होना चाहिए, लेकिन कॉपर के स्थान पे क्या आ रहा है, तो लोहा आ गया, ठीक है। तो यही कहने का अर्थ है, ठीक है। तो अधिक अभिक्रियाशील इसमें होगा, क्या होगा, लोहा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छोटा छोटा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। पहला आप लोगों का यूनिट है, ठीक है, यूनिट 1 आप लोगों का है, और ये इसमें हम लोग इंपॉर्टेंट सवाल को ही देख रहे हैं जो आपके फाइनल बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला है वियोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, वियोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। तो चलिए वियोजन अभिक्रिया क्या है। वियोजन अभिक्रिया जब एक बड़ा यौगिक टूटकर 2 या 2 से अधिक यौगिकों में परिणत हो जाता है तो वैसी अभिक्रिया को हम लोग कहेंगे वियोजन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। सिंपल सी बात है। देखिए वियोजन अभिक्रिया जो है वह एक बड़ा यौगिक जो रहता है, ठीक है। वियोजन एक बड़ा यौगिक है, इस प्रकार से मान लो अब यह क्या क्या 2 टुकड़ा में टूट गया, इधर देख लो, ये एक इधर तो बन गया छोटा सा टुकड़ा, ठीक है, एक इधर बन गया, थोड़ा सा इधर से कर देते हैं, ठीक है, कलर चेंज करके, ताकि समझने में आप लोगों को दिक्कत ना। ये हमारा बड़ा अभिक्रिया है, ये क्या हुआ, छोटा छोटा 2 टुकड़ा बन गया टूट के, ठीक है, छोटा छोटा। तो यही कहने का अर्थ है वियोजन अभिक्रिया एक बड़ा यौगिक से टूटकर 2 या 2 से अधिक अभिक्रियाओं में क्या होता है, यौगिक में परिणत हो जाता है, तो वैसी अभिक्रिया को हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। सिंपल सी बात है। तो देखिए रिएक्शन हम लोग देखेंगे 2KClO3, इसका हम लोग जब रिएक्शन करेंगे तो हमको कुछ नहीं करना है, इसमें हम लोगों को देखिए सबसे पहले क्या करना है, तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को O निकाल देना है, ठीक है, आपको 2 O निकालना है। तो चलिए हम लोग O को जो है ना इधर निकाल दिए, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को 3 भी निकालना है, 3 यहाँ पे रख देना है, ठीक है। अब देखिए रिएक्शन हम किए तो देखिए सेम 2KCl यहाँ लिख दिए। प्लस में हम लोगों को क्या लिखना है, तो प्लस में आप लोगों को सिंपल से लिखना है। देखिए क्या यहाँ पर करने का रीजन है, देखिए ये क्या हो रहा है, ये जो ना 2 और ये O3, ये दोनों जब गुना हो रहा है O3 है, ठीक है, और यहाँ पे गुना हो रहा है 2 से, तो कितना हो रहा है, यानी कि O जो है ना 6 पूरा है, 6 पूरा है ना, तो हमको 6 O को पुराना है। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, 3 लगा दिया यहाँ पे जैसे हम लोग 3 O2 लगा दिए, तो ये जब गुना होगा तो 6 हमारा पुल जाएगा O6, ठीक है। इस प्रकार से हमारा अभिक्रिया संतुलित हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप में ज़्यादातर ये सवाल। एसएससी का अभिक्रिया क्या होगा, तो ध्यान से देखना, BA और हमारा है बड़े ब्रैकेट में OH2, उसके बाद इंटू में है 8H2OS, ठीक है, OS प्लस 2NH4, ठीक है। उसके बाद है इंटू में हमारा SCNS। तो इसका हम लोग रिएक्शन जब करेंगे तो देखिए सबसे पहले BASCN2 हमारा ये बन गया। देखिए हमने क्या किया, BA ले लिया यहाँ पे, ठीक है, BA। उसके बाद देखिए SN जो है ना, SCN ये हम लोग यहाँ ले लिए हैं, ठीक है। इसमें देखिए 2 लगा हुआ है, ये गुना होने पे क्या हो रहा है, गुना होने पे ये 2 पूरा है, तो हमने यहाँ 2 लगा दिया, तो हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम लोग कंप्लीट क्या करेंगे, तो अब इधर हमको कंप्लीट करना है। देखिए NH4, देखिए यहाँ पे क्या है 2NH4, यहाँ पे हम लोगों का क्या है 2NH3 है। देखिए एक N यहाँ आ गया था ना, यहाँ 4 ही ना N, 2 है ना N था, तो यहाँ एक N आ गया, तो N भी कंप्लीट है, ये भी हमारा कंप्लीट रिएक्शन है। अब हमारा जो इसमें बचा है उसमें सिर्फ क्या बचा है, तो थोड़ा सा इसका जूमिंग कर लेते हैं, देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए इसमें कुछ नहीं बचा है, वो जो एक बचा था वो यहाँ आ गया है 10H। देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, H जो है ना H10 कितना पूरा है हमारा, H10 दूनी 20 पूरा है, तो 20 NH कैसे पुराएंगे, तो देखिए ये जो है ना H इसमें गुना होगा तो 16 पुर गया, और यहाँ 2 H है, तो 16 2 18 हो गया, ठीक है, 16 प्लस 2 हमारा 18 NH फूट है, ठीक है, 16 2 18, ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं 16 प्लस 2 18 NH फूट गया। उसके बाद 2 और NH क्या बचा है, हाइड्रोजन, तो 2 बचा है हाइड्रोजन, जो वो हमारा यहाँ से निकल के आएगा, कहाँ से, तो यहाँ से देखिए 2 है ना हाइड्रोजन, ये हमारा निकल गया, यानी 20 फूट गया, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। देखिए समझने का आप लोग कोशिश कीजिए, समझना है तो आप लोगों PDF के लिए आप लोग इस नंबर पे मैं बार बार आप लोगों को बोल रहा हूँ, ये आपका नंबर है 600 मेरा नंबर है, ठीक है, 969, ठीक है, 980
95। इस पर आप लोग कॉन्टैक्ट करना, आप लोगों को PDF दे दिया जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा अवक्षेपण क्या है, ठीक है। अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण की देकर समझाइए। चलिए हम लोग देखते हैं। जब दो विलयनों को मिलाया जाता है, आपको याद रखना है, जब दो विलयन को मिलाया जाता है तो और उनकी अभिक्रिया से श्वेत से के एक पदार्थ का निर्माण होता है जो जल में अविलय, ठीक है, जो जल में अविलय हो, तो इस अविलय पदार्थ के अवक्षेपण को हम लोग जिस अभिक्रिया के में अवक्षेपण जो क्या हुआ, अवक्षेप का निर्माण होता है, उसे हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। एक बार और समझिएगा आप लोग, एक बार आप लोग आराम से समझिएगा। देखिए फिर से समझाते हैं। जब दो विलयनों को मिलाया जाता है, उनकी अभिक्रिया से श्वेत यानी उजला रंग क्या होता है, उजला रंग को एक पदार्थ का निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो जल में अविलय है, तो इस अविलय पदार्थ के अवक्षेप कहते हैं, ठीक है। उस अविलय पदार्थ के अवक्षेपण को हम लोग क्या कहते हैं, अवक्षेपण कहते हैं। जिस अभिक्रिया में अवक्षेप, ठीक है, अवक्षेप का निर्माण होता है, उसे हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। चलिए रिएक्शन हम लोग देख लेते हैं। रिएक्शन है Na2SO4 और इसमें हमारा प्लस में है BaCl2। इसका रिएक्शन जब हम लोग करेंगे तो देखिए Ba1 है, Ba1 हो गया, SO4 है जो है ना, S1 है, 4 है, तो यहाँ हमारा ये दोनों रिएक्शन हो गया, ये हो गया, ये हमारा कंप्लीट है, ये हमारा कंप्लीट है। अब हम लोगों का जो बचा जो N है, ठीक है, देखिए यहाँ पे N1 है लेकिन N1 है लेकिन A जो है ना 2 है, तो यहाँ पर हम लोग 2 लगा दिए हैं, N भी 2 हो गया। तो N देखिए इसका रिएक्शन जब हम कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पे हमारा Cl बचा है, Cl जो है ना ये हमारा बच गया, तो Cl भी लगा दिए, यानी हमारा जो कंप्लीट है वो रिएक्शन पूरा इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को देखेंगे। एक और इसी में है, देखिए सवाल है संतुलित और असंतुलित समीकरण में क्या अंतर है। चलिए संतुलित और असंतुलित समीकरण में क्या अंतर है, तो हम लोग देखते हैं। रासायनिक समीकरण में तीर के दोनों ओर उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती है। देखिए रासायनिक समीकरण जो है ना, रासायनिक समीकरण जो होते हैं उसके तीर के दोनों ओर उपस्थित तत्वों की परमाणुओं की संख्या समान होती है। ऐसे समीकरण को हम लोग संतुलित समीकरण कहते हैं। देखिए सिंपल सी बात है, संतुलित समीकरण क्या होती है कि ये हमारा मान लो O2 है, ठीक है, O2Cl है। अब हम लोग इसका संतुलित करेंगे तो क्या बनेगा, तो यहाँ पे हमारा मान लो ये जो Cl है ना, यहाँ पे हम लोगों का Cl रुक जाइए, यहाँ पे करते थोड़ा नीचे, यहाँ पे नहीं रुकेगा। देखिए ये हमारा O2, ठीक है, O2Cl है। अब इसका हम लोग संतुलित कर रहे हैं तो क्या होगा, O2 हो जाएगा, प्लस में हम लोगों का यहाँ इनटू में था तो हम लोग प्लस में Cl कर दिए, तो ये हमारा संतुलित समीकरण बन गया। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, संतुलित। उसके बाद आप देखेंगे असंतुलित, तो ऐसे समीकरण देखिए। अब उसके बाद देखते हैं ऐसे समीकरण जिसमें अभिकारक और प्रतिकारक तीर के चिन्ह के साथ दर्शाए गए हैं, किंतु तीर चिन्ह के दोनों ओर उपस्थित परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है, उसे हम लोग असंतुलित कहेंगे। सिंपल सी बात है। हम लोग इसी का उदाहरण लेते हैं। O2 ले लिए हैं, उसके बाद ले लिए हैं Cl। अब इसका हम लोग जब संतुलित करते हैं तो देखिए O2 हमारा इधर तो आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, सिंपल से आप लोग मान लो यहाँ पे हम लोग ने C लगा दिया, O2C लगा दिया, प्लस में हम लोग L लगा दिए, तो देखिए ये संतुलित समीकरण नहीं ना है। तो इसी को हम लोग संतुलित और संतुलित में अंतर कर सकते हैं। तो आप लोगों को याद रखना है, ये सवाल आपको पूछ सकता है, संतुलित समीकरण करने के लिए भी दे सकता है या परिभाषा भी पूछ सकता है, तो ये भी आपको याद रखना है। और ये गारंटी लेता हूँ 5 नंबर का यह सवाल पूछा जाता है, संतुलित और असंतुलित पड़ा, तो आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलिए 16 नंबर सवाल को हम लोग देखेंगे। सवाल है हमारा, क्या श्वसन एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। देखिए श्वसन ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, आपने पढ़ा है, अभी मैंने आपको पीछे बताया है, तो इसे स्पष्ट करना है। चलिए सभी वस्तुएं को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे अभी आप लोग सांस ले रहे हो, मैं भी ले रहा हूँ, ठीक है। यह ऊर्जा में भोजन, ठीक है ना, यह ऊर्जा हमें क्या करती है, भोजन प्राप्त होती है ऊर्जा से। ठीक है, क्या है, पाचन क्रिया के, ठीक है, पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थ, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में क्या होता है, टूट जाते हैं। जैसे चावल, आलू, ब्रेड, कार्बोहाइड्रेट होता है। जैसे हम लोग चावल खाए, रोटी खाए, क्या होता है, खाने के बाद हम लोग अपने मुंह द्वारा, ठीक है, अपने मुंह द्वारा क्या करते हैं, तो उसे चबाने के बाद वो छोटे छोटे कणों में परिवर्तित हो जाता है, उसके बाद हमारे शरीर में जाता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं,
तो श्वसन कहते हैं। उसके बाद देखिए क्या होता है, खाने के बाद हम लोगों का जो भोजन होता है वह शरीर में जाता है तो वह कार्बोहाइड्रेट में रहता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट बन के जाता है ना, लेकिन वह कार्बोहाइड्रेट से टूट के क्या होता है, ग्लूकोज में परिवर्तित होता है। ग्लूकोज में जैसे ही परिवर्तित होगा तो वह क्या होगा, हमारा नस है तो नस द्वारा, ठीक है, हमारे नस द्वारा वह क्या होता है, हमारे पूरे शरीर में फैल जाता है, पूरे शरीर को ऊर्जा देता है, तो हमें ऊर्जा प्रदान होती है। इस अभिक्रिया का विशेष नाम हम लोग क्या कर सकते हैं, श्वसन कह सकते हैं। अतः क्या कर सकते हैं, अतः श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ठीक है। तो आपको याद रखना है। थोड़ा तबीयत खराब है, ठीक है, आप लोग क्लास में बने रहे, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्या है, संचारण से आप क्या समझते हैं, क्या आप दैनिक जीवन में इनके प्रभावों को देख सकते हैं। संचारण क्या है, ठीक है, आप अपने जीवन में इन प्रभावों को देख सकते हैं। तो चलिए कैसे देखेंगे। आप जानते हैं कि, यानी हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि लोहे की बनी हुई वस्तुएं चमकीली होती है। लोहे की बनी हुई वस्तु चमकीली होती है, सभी जानते हैं। कुछ दिनों बाद वायु में छोड़ दिए जाने पर उसकी सतह जो है क्या होता है, ललित, ठीक है, लाली मायुक्त हो जाता है, भूरे रंग की हो जाती है, ठीक है, उसमें जंग पकड़ने लगता है, ठीक है। तो उसमें हम लोग तब क्या करते हैं, परत चढ़ा देते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें परत चढ़ाते हैं, ठीक है। परत चढ़ाने पर इस प्रतिक्रिया को लोहे पर जो जंग लगता है ना, जंग लगना कहा जाता है। इस प्रतिक्रिया को लोहे पर जंग लगना कहा जाता है। यह अभिक्रिया अन्य धातुओं की परतों से पर भी होती है। यह अभिक्रिया जो है ना अन्य धातुओं पर भी होता है। आप लोग देख सकते हो, कभी आप लोगों ने एक मान लो घर में किसी भी प्रकार का टेबल लिया है तो उसमें भी आप लोग देख सकते हो घून लग जाता है। तो इसी यह अभिक्रिया है ना हर पदार्थ पे हो जाता है और उनका रंग जो है ना बदलता है। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता, ठीक है, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है एवं संचालित हो जाती है, तब इस प्रतिक्रिया को संचारण कहते हैं। संचारण के कारण ही लोहे की बनी हुई वस्तुएं क्या होती, खराब हो जाती है। तो आपको याद रखना है, वायु जब लोहे पर पड़ेगा या पानी पड़ेगा तो वो क्या होता है, खराब हो जाता है वस्तुएं, ठीक है, जंग लग जाता है। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, संचारण कहेंगे, और ये हम दैनिक जीवन में देखते भी हैं, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन होगा आज का, तो आप लोग देख के जाइएगा। अब आप लोगों से एक निवेदन है, मैंने वीडियो में एक ही बार बोला था, ये लास्ट बार बोल रहा हूँ, आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ठीक है। वीडियो आप लोग देख भी लिए हो तो शेयर कर दे, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका दायित्व बनता है चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है, और वीडियो को लाइक करना। चलिए अगला सवाल है हमारा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित, ठीक है। हम क्वेश्चन पहले नहीं देखें, क्वेश्चन देखते हैं। बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने में क्यों किया जाता है। यानी चूना आप लोग देखेंगे पेंट किया जाता है दीवार पे, तो उसे हम लोग क्यों करते हैं। तो चलिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु के उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया कर दीवारों पर पेंट कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बना दी जाती है। यानी कि दीवार खराब ना हो, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, पतली परत यानी कि पेंट कर देते हैं सफ़ेद कलर से दीवार पे। सफ़ेदी करने के 1-2 दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण हो जाता है। जब आप लोग पेंट किए होंगे तो आप पेंट के समय में आप लोग देखते हैं कि उजला ज़्यादा नहीं रहता है, 1-2 दिन बाद आप लोग देखते हैं कि बहुत ज़्यादा उजला हो जाता है, वह सख्त हो जाता है, टूटता नहीं है। तो वो क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट में बदल जाता है। इससे दीवार पर चमक आ जाती है, चमक भी आ जाती है, आप लोग देखे होंगे, ठीक है। यही कारण है कि बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवार पर सफेदी के रूप में किया जाता है। तो चलिए हम लोग यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। आप लोगों से एक ही आशा है कि आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और आप लोगों को मुझसे जुड़ना है तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िएगा, तो ये नंबर आप लोगों को दिख रहा होगा, आप लोग इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कीजिएगा, आप लोगों को ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा। PDF की बात रही हो तो क्लास जैसे ही अभी समाप्त हुआ थोड़ा देर बाद PDF भी आप लोगों को मिल जाएगा ग्रुप में, ठीक है। टेलीग्राम पर भी आप ज्वाइन हो सकते हो, उस पर जाके मिंटू स्टडी सेंटर सर्च कीजिएगा तो ग्रुप आप लोगों को आ जाएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो कहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोगों से आशा है कि आप लोगों को समझ में आएगा, और वीडियो को भी आप लोग जाते जाते लाइक कर देना। चलिए आप तमाम दोस्तों को बाय बाय।